तो पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी एंड जो भी फिर उसके विचार थे वो उनको किस तरह से अभिव्यक्त करती थी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोकतंत्र तो था नहीं। अगर आप अपने राजा को लेकर अच्छे विचार नहीं भी रखते हैं तो पब्लिकली तो आप उनको एक्सप्रेस कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर राजा तक बात पहुंचेगी अल्टीमेटली और फिर वो आपको सजा देगा। तो प्रजा खुलकर तो जब तक एकदम विद्रोह ना हो जाए किसी राजा के विरुद्ध, वो एक अलग चीज है, मगर जनरली राजाओं के प्रति अगर प्रजाओं के मन में कोई इस तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो वो उसको जाहिर नहीं करते थे, या क्रिटिसिज्म है, किसी भी तरीके की आलोचना है तो वो उसको एकदम ओपनली लिख कर या बोलकर अभिव्यक्त नहीं किया करते थे। तो क्या वो तरीके हुआ करते थे जिसकी मदद से प्रजा उस वक्त में अपने राजा के प्रति अपने नजरिए को, अपने परसेप्शन को अभिव्यक्त करती थी, उसको जाहिर करती थी। वो सारी बातचीत हम लोगों ने इस टॉपिक में करनी है जिसका नाम है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स। देखते हैं सर। Inscriptions do not answer that what subjects thought about their rulers, and ordinary people rarely left any accounts of their thoughts and experiences. तो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बातचीत करी है, प्राइमरीली हमारी सारी बातचीत का जो हिस्टोरिकल सोर्स है वो है शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जनरली लगवाए जाते थे या तो राजाओं के द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, किसी गिल्ड का कोई मेंबर हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस लगवाए जाते थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं या ये जो शिलालेख हैं, इस पर अगर हम प्रोमिनेंटली राजाओं की बात करें तो राजा खुद क्या सोचता है, खुद क्या करवा रहा है, क्या उसके विचार हैं अपनी प्रजा के लिए, उसने क्या अच्छा किया, क्या उसके बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो इन सारी बातों को इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाया करता था। प्रजा क्या सोचती है, प्रजा के राजा के बारे में क्या विचार हैं, प्रजा किसी चीज से खुश है ना खुश है, इस तरीके की बातें तो इंस्क्रिप्शंस पे हमको देखने को नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी वक्त में, किसी भी कालखंड में किसी राजा की प्रजा का या फिर किसी राजा के जो सब्जेक्ट थे उनका क्या विचार था किसी भी चीज को लेकर, राजा की अकेले की बात नहीं है, किसी भी चीज को लेकर उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, इसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है, सामान्य आदमी तो शिलालेख अपने लगवाएगा नहीं। कोई भी एक छोटा मोटा जो काम करने वाला एक आम आदमी था उस वक्त का, वो तो शिलालेख लगवाएगा नहीं अपने, या फिर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे तो वो अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स भी उतने छुड़वा के नहीं गए। कुछ लोग अगर रिटर्न रिकॉर्ड्स अपने छुड़वा के गए भी हो, ताड़ पत्रों पे कुछ लिख लिखा के अगर चले भी गए हो कहीं पे गाड़ के दबा के, तो ज्यादातर इस तरीके का रिकॉर्ड समय के साथ में नष्ट हो गया, हमको इस तरीके का कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं। तो इंस्क्रिप्शन से हमको कुछ पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट्स का किसी भी वक्त पे या प्रजा का किसी भी चीज को लेकर, ना सिर्फ अपने राजाओं को लेकर मगर राजाओं के अलावा भी किसी भी चीज को लेकर क्या विचार था या क्या नजरिया था। एंड ऑर्डिनरी लोगों के खुद के अपने कुछ रिकॉर्ड मिलते भी नहीं है। उन्होंने अपने जो विचार थे, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे किसी चीज को लेकर, अपने जो थॉट प्रोसेस थी उसको लेकर कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं। कुछ अगर कहीं पे छोड़ा भी हो तो ज्यादातर उसमें से समय के चलते नष्ट हो गया है, तो हमको वो मिलता नहीं है। अब क्या किया जाए? अब अगर हम ये सवाल हम पूछें कि भाई प्रजा का किसी भी चीज को लेकर, राजा को लेकर या किसी भी फॉर दैट मैटर चीज को लेकर क्या विचार है या क्या नजरिया, हम उसको कैसे पता करें? एक हिस्टोरियन के तौर पर, एक इतिहासकार के तौर पर इस चीज को हम लोग, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग कैसे तलाशें? तो हिस्टोरियंस ने इसके कुछ तरीके निकाले, देखना। Historians solve this problem by examining stories in anthologies like जातक and पंचतंत्र। तो अब जब ये समस्या आ गई कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जिसके नजरिए के बारे में आप जानना चाहते हो उसने अपनी कहानी खुद कहीं पे कही ही नहीं है, या फिर अपनी कहानी का कोई रिटर्न रिकॉर्ड या कोई सोर्स छोड़ा नहीं है, अब क्या करें? तो इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हिस्टोरियंस एंथोलॉजीज को एग्जामिन करते हैं। एंथोलॉजीज का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजीज का मतलब होता है एक लंबे टाइम पीरियड में, अलग अलग वक्त में जो आपकी लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, लोक श्रुतियां हैं, इन सब का जो कलेक्शन होता है और इनको अगर किसी ने लिख लिया कहीं पे उसका रिकॉर्ड करके अगर रख दिया, तो इस तरीके की किताबें कहलाती हैं एंथोलॉजीज। समझिएगा, एंथोलॉजीज का मतलब क्या? एक ऐसी किताब जिसमें अलग अलग कालखंड में या फिर एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में अलग अलग स्टोरीज, चाहे वो ओरली बोली जाती रही हो, चाहे वो कहीं पर लिखी जाती रही हो, चाहे कहीं पर पढ़ाई जाती रही हो, ऐसी अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग लोगों के द्वारा कंपोज की गई हैं, अगर उसका कलेक्शन किया जाए, ठीक है जी, डिफरेंट स्टोरीज, different times और different writers। अगर इस तरीके की कहानियां हैं 500 600 700 800 सालों में, कहीं पे कोई लोक कथा चल रही है, कहीं पे कोई कुछ है, कहीं पे कोई कुछ है, किसी ने अगर इस तरीके का, आप इन सारी चीजों का अगर कहीं पे कलेक्शन कर लिया, कई बार हो सकता है उसने कुछ कहानियां कलेक्ट करी, उसकी फिर वो किताब चल गई, उन कुछ कहानियों में वक्त के साथ में किसी ने कुछ और कलेक्शन कर दिया और वो किताब ज्यादा बड़ी हो गई। ऐसे करते करते इस तरीके का जो संस्करण बनता है, इस तरीके का जो लिटरेचर बनता है, जो किताबें बनती हैं, इन्हें एंथोलॉजीज बोला जाता है। तो भारत में
एंथोलॉजीज की बात की जाए तो दो सोर्सेज या दो किताबें एंथोलॉजीज के तौर पर प्राइमरीली निकल कर आती हैं। एक है जातक की कहानियां और दूसरी है पंचतंत्र। जातक की कहानियां हो या पंचतंत्र हो, इनके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि ये एक दिन में किसी राइटर ने बैठकर नहीं लिखी या किसी एक आदमी की रचना नहीं है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग आपके ट्रेडिशंस में, बुद्धिज्म में अलग कहानियां प्रचलित थी, जैनिज्म में अलग कहानियां प्रचलित थी, जो ब्राह्मणिज्म था या उस वक्त का रिलीजन था, सनातन धर्म का उस वक्त का रिलीजन का जो फॉर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म का उस वक्त का जो रिलीजन का फॉर्म हुआ करता था, उसकी अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कहानियां प्रचलित थी अलग अलग इलाकों में। तो धीरे 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 इनका संकलन होता चला गया, धीरे धीरे ये ओरल ट्रेडिशंस के रूप में एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही। और जब फिर लिखना या राइटिंग जो है थोड़ा सा कॉमन हो गई, पेपर तो था नहीं, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, तो ताड़पत्रों पर लिखने की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी ज्यादा कॉमन हो गई, तब इन चीजों का को लिखा जाने लगा, कटिबद्ध किया जाने लगा। और उस वक्त उसकी और उसी के साथ में इन एंथोलॉजीज का आप कह सकते हैं कलेक्शन शुरू हुआ। करते 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 अल्टीमेटली आपका अलग अलग टाइम पीरियड तक ये एंथोलॉजीज जो हैं एक काफी रिच लिटरेचर के तौर पर जो है इकट्ठा हो गई। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम अपने सवाल पे लौटकर आते हैं कि समाज में लोग क्या सोचते थे किसी कालखंड में, उनके क्या विचार थे, क्या उनका नजरिया था, इस तरीके के सवालों के जवाब तलाशने के लिए इतिहासकार इन एंथोलॉजीज के ऊपर रिलाई करते हैं। इनमें जो कहानियां लिखी हुई हैं उनको एग्जामिन करते हैं और उससे फिर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। प्राइमरीली भारत के केस में बात की जाए तो दो एंथोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जातक की कथाएं और पंचतंत्र। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा। छोटे जब हम लोग रहते हैं दूसरी तीसरी क्लासेस में, तो हिंदी की किताबों में खास तौर पे जातक की कहानियां पढ़ाई ही जाती हैं। आपने भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में कभी ना कभी किसी जातक की कहानी पढ़ी होगी। पंचतंत्र की कहानियां जिसमें जानवरों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं, ये सारी कहानियां आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। तो ये जातक की कहानियां, ये पंचतंत्र की कहानियां हजारों सालों से भारत में चली आ रही हैं, ये आज की नहीं। अब करते इसमें हिस्टोरियंस का मत यह है कि ज्यादातर इनमें से जो कहानियां हैं या जो ज्यादातर पॉपुलर स्टोरीज हैं, जो लगभग आपको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पंचतंत्र या जातक के जो वर्जन्स मिलते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस है, मगर प्राइमरीली जो कहानियां हर जगह कॉमन देखने को मिलती हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कहानियां रही होंगी। तो ये जो पॉपुलर स्टोरीज हैं ये ओरल टेल्स के रूप में पहले शुरुआत हुई होगी, कहीं से लोगों ने एक दूसरे को ये कहानियां ओरली सुनाना शुरू करी होंगी। होते 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 ये एक से दूसरी जनरेशन में गई होंगी, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी आया होगा और अल्टीमेटली फिर इनको किसी लेटर स्टेज में राइट डाउन किया गया, इनको किसी लेटर स्टेज में कटिबद्ध किया गया। अब ये जो जातक की कथाएं हैं या फिर जो पंचतंत्र की कहानियां हैं जिनको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया, तो लोगों ने अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी किए होंगे, कुछ ना कुछ एडिशन भी किए होंगे। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये बेसिकली अगर आप एनालाइज करना सीख जाओ, किसी तरह से अगर इन मॉडिफिकेशंस को आप थोड़ा सा समझना सीख जाओ कि अलग अलग संस्करणों में आपको एक कहानी है उसमें थोड़े थोड़े माइन्यूट मॉडिफिकेशंस मिल रहे हैं, कुछ मेजर चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आप इनको एनालाइज करना सीख जाओ तो आपका जो क्वेश्चन था चेंजेस इन सोसाइटी, या फिर ये जो हमारा टॉपिक है चेंजिंग कंट्री साइड, इसका एक कह सकते हैं एक सटीक अनुमान जो है आप लगा सकते हो, इसके बारे में एक सही जो है आपको एनालिसिस मिल सकता है। तो वही अपने इतिहासकारों ने किया कि क्योंकि ये कहानियां लंबे वक्त तक जो है आपका पॉपुलर स्टोरीज के रूप में, ओरल टेल्स के रूप में समाज में एक से दूसरी पीढ़ी में सुनाई जाती रही और उसके बाद फिर बाद में इनको लिखा गया, तो इनको अगर स्टडी किया गया तो इससे हमको काफी अच्छी और रिच नॉलेज मिल सकती है। जैसे जातक जो है, लाइक द जातक्स वर रिटन इन पाली अराउंड मिडिल एज ऑफ फर्स्ट मिलेनियम, दैट इज 500 कॉमन एरा। तो जातक की जो कहानियां हैं इनको पाली भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था एंड फर्स्ट मिलेनियम यानी कि आपका 500 फर्स्ट मिलेनियम का जो आपका मिड पॉइंट है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, यानी कि जो पहले 1000 साल गए हैं कॉमन एरा के, उसका मिड यानी कि 5वीं शताब्दी के आसपास या फिर जब क्राइस्ट को हुए 500 साल हो गए थे तब की बात हो रही है, तो 500 कॉमन एरा के आसपास में इनको लिखा गया था। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जातक की कहानियां 500 कॉमन एरा के आसपास जब लिखी गई हैं तो किसी एक ही आदमी की कल्पना में रही होंगी, या फिर इन 500 सालों के वक्त में जो फर्स्ट मिलेनियम है इसके जो शुरुआती आपके 500 ईयर्स या 5 शताब्दियां गए हैं उसमें ही इनको जो है गढ़ा गया होगा। कोई नहीं जानता कि कितने पीछे से आ रही है, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, 2500 साल, कौन सी कहानी है ओरिजिनली कितनी पुरानी है, कब ओरिजिनेट हुई थी और वो कितने मॉडिफिकेशन से गुजर चुकी है, इसका तो किसी को अंदाजा नहीं है। मगर जो इस टाइम पीरियड पे 500 कॉमन एरा के आसपास में जो वर्जन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, किसी एक राइटर ने या एक से ज्यादा राइटर्स ने उनको लिख दिया। हो सकता है कि अगर 500 की जगह 700 कॉमन एरा के आसपास में लिखी जाती तो यही जातक की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती, 900 कॉमन एरा के आसपास में लिखी जाती तो यही जातक की कहानी थोड़ा सा अलग हो जाती, क्योंकि 500 से 700 के जो 200 साल हैं इसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता ओरल ट्रेडिशन में जब ट्रांसफर हो रहा होता।
होता, या 700 से 900 के जो 200 साल हैं इसमें भी जो है कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से मॉडिफिकेशंस वगैरह होते रहते हैं इस टाइम पीरियड में। मगर अपने को क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड मिल गया, तो कम से कम इस वक्त तक, ये जो 500 कॉमन एरा में जब इनको लिख दिया गया था, इस वक्त तक जितने चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे कम से कम उसका एनालिसिस जो है हम लोग इस सोर्स की मदद से कर सकते हैं। तो यहां से एक बात अपने को याद रखनी है, यूपीएससी के बच्चों के लिए मैं खासतौर पर बता रहा हूँ, सीयूईटी के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और 12th में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जातक की कहानियां कब लिखी गई थी, सीधे सीधे अपने को याद रखना है 500 कॉमन एरा या फिर अराउंड मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। और ओरिजिनली जातक की कहानियां किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये याद रखना है पाली भाषा में लिखी गई थी। दूसरे शब्दों में अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बोला जा सकता है कि पाली भाषा जो है लिटरेचर के लिखने के लिए, उसको कटिबद्ध करने के लिए एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पर एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट मिलेनियम का आपकी 5वीं शताब्दी है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम है, तब तक इस्तेमाल प्रोमिनेंटली हो रही थी। चले, तो ये अपने को सोर्सेज मिल गए जहां से हम लोग जो है कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अब एनालिसिस किया कैसे जाता है, इसको हम लोग जातक की एक कहानी की मदद से समझते हैं। गंडी तिंदु जातका में, गंदी तिंदु जातका में अब हम लोग एक कहानी है उसका एनालिसिस, पहले कहानी देखते हैं और उसके बाद में फिर एनालिसिस कर उसमें से समाज के बारे में कैसे अपने को पता चलता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Gandatindu Jatka. This story is about a wicked king and plight of his subject. When the king in disguise went into public, he found that each one of them cursed him for their miseries. They complained about being attacked by robbers at night and tax collectors at day. To escape this condition, many peoples abandoned villages and went to live in forest. तो गंडतिंदु जातका में एक विकेट किंग की या फिर एक दुष्ट राजा की कहानी है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रजा है उसके ऊपर वो किस तरीके के अत्याचार कर रहा था उसकी कहानी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यही कहानी क्यों उठाई गई है, क्योंकि इसमें प्रजा का जिक्र आ रहा है। और अपन ने क्या सवाल उठाया था कि यार प्रजा की क्या हालत थी, प्रजा क्या सोचती थी, प्रजा का अच्छा बुरा क्या था, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो एक सोर्स मिल गया अपने को, यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि पंचतंत्र और जातक की कहानियां बड़े अच्छे सोर्स हैं। उसमें भी जब जातक की कहानियों को पढ़ा गया तो गंडतिंदु जातका में क्योंकि बकायदा एक दुष्ट राजा और दुष्ट राजा के जो सब्जेक्ट्स थे उससे रिलेटेड अपने को एक कहानी मिल गई, तो यहां से अपने को अच्छा एनालिसिस करने को मिलेगा। तो इसलिए इस कहानी का जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें राजा जब है दुष्ट है और अपनी जनता के ऊपर या प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक दिन अब उसको मन आया होगा कि मैं देख कर रहा हूं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो फाइनली जब वो डिस्गाइज में भेष बदल कर जब गया प्रजा के बीच में, राजा के बारे में पूछा, तो सब गरिया रहे हैं, सब राजा को बुरा भला बोल रहे हैं, और जितनी भी उनकी जिंदगी में परेशानियां हैं उसके लिए बकायदा उसको गालियां दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। उन्होंने अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि प्रजा जो है वो कर्ज कर रही है राजा को कि दिन में तो हम पे रॉबर्स हमला करते हैं, डकैत हम पर हमला करते हैं, सॉरी रात के वक्त में तो जो है आपके डकैत हमारे ऊपर हमला करते हैं, एंड दिन के वक्त में टैक्स कलेक्टर्स जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। यहां से अपने को दो बातें समझ में आती हैं कि इस वक्त में जो रॉबरी थी या जो डकैत वगैरह थे वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉमन था। गांव वगैरह के इलाकों में डकैत रॉबरीज वगैरह डालते थे, रात के वक्त में इस तरीके की चीजें होती थी। तो अपने को ये बात समझ में आ गई। दूसरा ये समझ में आया कि राजा के जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो अच्छा खासा अत्याचार कर रहे थे, दिन के वक्त में उनको डकैतों के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। मतलब लोग या फिर प्रजा जो है वो डकैतों से त्रस्त है और राजा डकैतों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर राजा कंट्रोल कर पा रहा होता तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसकी प्रजा के ऊपर इस तरह से रात में डकैत हमला कर रहे हैं। और उसके खुद के जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर जो है दिन के वक्त में उसी तरीके का अत्याचार कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के नाम पर, जिस तरीके से डकैत रात में कर रहे हैं। डकैत लूट कर ले जाते हैं और ये टैक्स कलेक्शन के नाम पर जो है वही काम कर रहे हैं। तो ये बात अपने को यहाँ पे समझ में आती है कि प्रजा की हालत कम से कम इस राजा की कहानी के केस में बड़ी बुरी चल रही है। अब अगर अपने को अंदाजा लग जाए किसी तरह से कि किस राजा की बात हो रही है, किसी तरह से कोरिलेट कर लो, कोई अगर आपको सोर्स मिल जाए तो फिर और इस पर्टिकुलर कहानी में जो बातें बताई गई इसको क्रॉस चेक कर लो, तो कम से कम आप एनालिसिस करके बता सकते हो कि हाँ यार भाई इस राजा के वक्त में ये प्रॉब्लम जो है रॉबरी की बड़ी कॉमन थी और इसके टाइम पीरियड पर टैक्स कलेक्शन के नाम पर बड़ा अत्याचार होता था। तो ऐसे जो है आप एनालिसिस कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। आगे ये बोलते हैं कि अब जब एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो डकैतों का आतंक है और टैक्स कलेक्टर्स का जो आतंक है, रात में डकैत जीने नहीं दे रहे हैं और दिन में आपके टैक्स कलेक्टर ने जीना मुश्किल कर रखा है। तो ऐसे वक्त में जब एक पराकाष्ठा हो जाती है, एक लिमिट हो जाती है, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं, गांव के गांव छोड़ के भाग जाते हैं और वो जंगलों में रहने के लिए चले जाते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि अगर आपके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, तो गांव के गांव जो है खाली हो जा रहे हैं और वो सब लोग कहां चले जाते हैं, वो जंगलों में रहने चले जाते हैं। इससे दो बातें पता चलती हैं कि यहाँ यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एकदम अति हो जाए, अब आपसे रहना मुश्किल हो गया है राजा के राज्य में, तो गांव के गांव छोड़ के चले जाओ। ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपना रेजिस्टेंस बता रहे हो। और दूसरा, अब इस तरीके के अत्याचारों से बचने के लिए कहां जाया जा रहा है, जंगल में जाया जा रहा है। जंगल में जा रहा है उसका मतलब ये हुआ कि राजा की जो भी दादागिरी है वो सिर्फ मैदानी इलाकों में चलती है या उन इलाकों में चलती है जहां पे जंगल नहीं। अपने खुद के राज्य में भी अगर जंगलों की बात आए तो राजा का वहां पर रिट नहीं चलता, राजा की
जो भी आपकी राजशाही है वो वहां पर नहीं चल रही। दूसरे शब्दों में टैक्स कलेक्टर्स भी वहां पे अंदर नहीं जा रहे हैं, और अगर आप जंगल के अंदर पहुंच गए तो आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आपके ऊपर फिर किसी का कब्जा नहीं होगा। यहीं से एक और बात समझ में आती है कि अपने आदिवासी जो लोग हैं वो इतना ज्यादा एक अलग किस्म की लाइफस्टाइल में क्यों जीते हैं। भारत में दो तरीके की व्यवस्थाएं प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। एक तो अपनी 4 वर्णों की व्यवस्था है जो ओवरऑल डेवलप हुई है, और एक आदिवासियों की व्यवस्था है जिसका 4 वर्णों की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल व्यवस्था है। तो क्योंकि आदिवासी जंगलों में प्रोमिनेंटली निवास करते थे, और अभी अपने को एक कहानी पढ़कर समझ में आ रहा है कि जंगल में अगर आप हो तो आप राजा की जो सत्ता है वो आपके ऊपर नहीं उतना असर रखती है, उस पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे लागू नहीं होते। जंगलों में प्रोमिनेंटली आदिवासी रहते थे तो उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए वो अपनी एक अलग लाइफस्टाइल जो है वो जीते रहे, और वो अपने आप में एक अलग तरीके की व्यवस्था बनी जिसका 4 वर्णों की वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना एज सच था नहीं। तो ये भी अपने को यहाँ से समझ में आता है एनालिसिस करते करते। अब इसका अपने एक सवाल से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक और चीज अपने को हिस्टोरिकल एनालिसिस पता है यहाँ से चल जाती है। An analysis of the story, relationship between kings and their people, especially rural population, could often be strained। तो वही बात की, अगर हर आदमी गाली बक रहा है आपके राजा को डिस्गाइज में जब राजा जाता है और उसको बुरा बुरा बोल रहा है, इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि राजा के रिश्ते जो हैं अपनी प्रजा के साथ में वो अच्छे नहीं है। और प्रोमिनेंट रीजन जो है इन रिश्तों के अच्छे ना होने का, इस अत्याचार का, वो है हाई टैक्स डिमांड। राजा जितनी डिमांड कर रहा है टैक्स की उतना आपसे पे करते नहीं बन रहा, और उसका जो टैक्स डिमांड का तरीका है वो इतना, उसके जो टैक्स कलेक्टर्स हैं जिस तरह से वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको आप बकायदा डकैतों के साथ में जो है डकैतों के साथ में कंपेयर कर रहे हो। साथ ही साथ ये बात पता चलती है कि डकैतों का भी अच्छा खासा आतंक है, मतलब राजा बेसिकली जो एक सबसे प्रोमिनेंट आपका जो रोल होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देने का, वो भी करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं है। एंड एक और बात कि अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जंगलों में चले जाओ। जंगलों में चले जाओ इसका मतलब राजा की रिट जो है यहाँ पर जंगलों में एप्लीकेबल नहीं है, जंगलों के अंदर वो अपना राज नहीं चला सकता उस तरह से जिस तरह से मैदानी इलाकों में, गांव या शहरों, गांव में या गांव के क्षेत्रों में या फिर आपके शहरों में वो चला पा रहा है। अब एक तरीका तो यह है कि अगर आपके ऊपर हाई टैक्स डिमांड है कि आप भाग जाओ और टैक्स वगैरह फिर देना ही ना पड़े, मगर इसका नुकसान भी है। नुकसान यह है कि फिर अगर आप गांव छोड़ोगे तो फिर आपको अपनी सारी जमीन, अपना घर, सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा, एंड खेत वगैरह जो भी आपके हैं और आय के जो भी स्रोत हैं वो भी छोड़ना पड़ेंगे। प्लस जंगल की जो लाइफ होती है वो आसान तो होती नहीं है। तो जब तक एकदम ही अति नहीं हो जाएगी, जब तक एकदम पराकाष्ठा नहीं हो जाएगी, कोई भी जनरली अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ के भागता नहीं है। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि उस जमाने में भी लोग इतना आसानी से अपना घर जमीन तो छोड़ नहीं दिया करते होंगे। तो अगर अपनी वो जमीन छोड़ के भाग रहे हैं इसका मतलब उनके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। मगर वो जमीन छोड़ने के पहले, अपना गांव छोड़ने के पहले, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के पहले उन्होंने हाथ पैर भी मारे होंगे, उन्होंने दूसरे भी तरीके लगाए होंगे। तो हाई टैक्स डिमांड अगर राजा और प्रजा के बीच में विवाद का मुद्दा है, राजा जितना मांग रहा है प्रजा को उतना देने में तकलीफ है, या वो अपनी मर्जी से वो नहीं दे पा रहे हैं, उतना देने में वो सक्षम नहीं है, और उससे फिर बचने के लिए अति होने पर अगर वो जंगल में भाग जाते हैं तो उससे बचने के लिए और दूसरे भी उपाय किए गए होंगे। जो दूसरा उपाय उन्होंने किया था या जो दूसरे तरीके लगाए थे वो ये था कि ऑपरेशन से बचने के लिए वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो फिर आप ज्यादा मात्रा में टैक्स की जो डिमांड है उसको पे कर पाओगे, और अपनी जिंदगी जैसी चल रही है उसको जी सकोगे, उसको आप नॉर्मली कंटिन्यू कर सकोगे। इसको इस तरह से समझिए, आप अपने जिस घर में रह रहे हैं, हंसी खुशी अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी वहां पे काटी है, और एक दिन टैक्स की डिमांड इतनी बढ़ जाए, बिजली का बिल इतना बढ़ जाए, वाटर का टैक्स इतना बढ़ जाए, बाकी चीजें इतनी बढ़ जाए कि वहां पे जीना मुश्किल हो जाए, और पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हैं कि भाई पैसे नहीं दोगे तो फिर आपको हम जो है यहाँ से निकाल देंगे। ऐसी परिस्थिति में आदमी वो घर छोड़ के भाग नहीं जाएगा। वो घर छोड़ के भागने के पहले या उस घर को या अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसे अबैंडन करने के पहले हर वो तरीका जो लगा सकता है उस पैसे को चुकाने का और अपनी जिंदगी को किसी तरह से सस्टेन करने का वो करेगा। वही बात इन लोगों पर भी लागू होती है कि जंगल में भागने के पहले अपनी तरफ से जो कर सकते थे इन्होंने सब चीजें करी, और जो किया वो क्या था, हाई टैक्स डिमांड को मीट करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो फिर आप हाई टैक्स डिमांड पे कर सकोगे। अब ये देखेंगे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या तरीके लगाए गए थे, उसका एनालिसिस अपन लोग यहां से करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है इसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखते हैं सर।